नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग पुलिस ने अपराधी गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लाखों रुपए का माल किया बरामद। ग्रैंड विजन के फाइबर केबल तार को काटकर उपकरण की गई लाखों रुपए की चोरी। ग्रैंड न्यूज ने पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा को सौंपा शिकायत पत्र। अनुष्ठा रेसिडेंसी जुनवानी खमरिया श्री लक्ष्मी नारायण प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 18 फरवरी से किया जाएगा। 21 फरवरी को श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजेंगे। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रिसाली निगम द्वारा प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें बच्चों और महिलाओं ने पेंटिंग और कलाकृति बनाकर लिया हिस्सा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग पुलिस ने अपराधी गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये गिरोह पूरे जिले में सक्रिय था और चोरी और सेंधामारी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 26 मोबाइल, 4 बाइक और 4 साइकिल सहित लगभग 4 लाख रुपए का माल बरामद किया। एएसपी ग्रामीण अनंत कुमार ने बताया कि अंडा थाना अंतर्गत अटल चौक स्थित अमित मेडिकल स्टोर में रोहित पारधी ने सेंधमारी करके 8,000 रुपए की चोरी की थी। इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसमें उसकी पूरी हरकत कैद हो गई। अगली सुबह मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उन्हें रोहित का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी जैकेट और स्कार्फ के आधार पर उसकी जांच की गई। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि यह पारधी गिरोह का काम है। पुलिस जांच कर ही रही थी कि उतई टीआई नवी मोनिका पांडे ने पारधी गिरोह का एक आरोपी को चोरी का मोबाइल बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उस आरोपी की निशानदेही पर उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन लोगों ने अपने दूसरे गिरोह के बारे में जानकारी दी। यहाँ इन्होंने पूरे गांव सर्चिंग अभियान चलाया और पारधी मोहल्ले में हर एक घर की तलाशी ली। कई घंटे की कार्रवाई के बाद उन्हें एक घर में रोहित पारधी वही जैकेट पहने मिल गया जो उसने मेडिकल स्टोर में चोरी के दौरान पहनी हुई थी। पुलिस को उस पर शक हुआ तो पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें उसका वही स्कार्फ मिला जिससे उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपने 2 दोस्तों के साथ चोरी की घटना को करना स्वीकार किया। थाना क्षेत्र में दिसंबर माह में एक मेडिकल दुकान में चोरी की घटना हुई थी। उस घटना को लेके एक सीसीटीवी फुटेज मिला हुआ था। इस पर से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर से जो संदेह है उनको लगातार पता तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी लगातार उतई थाना, अंडा थाना को लगातार आरबी पता तलाश करते हुए निर्देशित किया गया था। इसी तरह में कल जो सूचना मिला कि उतई थाना क्षेत्र में कुछ लोग कुछ मोबाइल चोरी हुआ मोबाइल को बेचना चाह रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर से एसडीपी पाटन के नेतृत्व में उतई और अंडा का बल के साथ में रेड किया गया। रेड पर से कुछ संदेह मिले, संदेह से पूछताछ किया गया, जिस पर से 7 संदेह से अलग अलग प्रकरणों के चोरी के प्रकरणों का खुलासा हुआ है। जिसमें से जो अंडा में जो मोबाइल दुकान में जो मेडिकल दुकान में जो चोरी हुआ था उसके भी आरोपी का गिरफ्तारी हुई है। इसके अतिरिक्त उतई थाना क्षेत्र के घोर गाँव में एक महिला से घर में से उनके सोने का जेवर चोरी हुआ था, जिसका भी बरामदगी हुआ है। तथा इसके साथ साथ 4 मोटरसाइकिल, 4 साइकिल और 26 मोबाइल इन 7 आरोपियों से गिरफ्तार हुआ है। सभी आरोपियों को रिमांड में लिया जाकर जेल दाखिला किया जा रहा है और इनसे और पूछताछ की जा रही है कि और कितने घटनाओं में इनके द्वारा संलिप्तता पाई गई। अब तक की जो पूछताछ किया गया उसमें उतई थाना के 4 और अंडा का 1 प्रकरण, कुल 5 प्रकरणों में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अतिरिक्त 41 से की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये गिरोह किस तरह का काम कार्य करते थे, किस तरह को चोरी की वारदात को अंजाम देते थे? जैसे जिन घरों में इनका जो सुने घर थे, सुने घर में लोग जाके चोरी करते थे। साथ ही जो मोबाइल इनके ये पॉकेट से मोबाइल निकाल लेते थे और जो घर जो मोटरसाइकिल जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ा रहता था उस मोटरसाइकिल पे लोग चोरी कर लेते थे। बाइक व मोबाइल चोर गिरोह के सरगना कैलाश पारधी सहित उसके साथी किशन पारधी, रमेश पारधी, राजेश पारधी को गिरफ्तार किया। वहीं पारधी मोहल्ले से सेंधमारी करने वाले मास्टरमाइंड गिरोह के सरगना रोहित पारधी सहित उसके साथी नंद किशोर पारधी और अश्वनी पारधी को गिरफ्तार किया गया।
इस तरह पुलिस ने पारधी गिरोह के कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड विजन के फाइबर केबल तार को काटकर लाखों के उपकरण की चोरी की शिकायत पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नामजद शिकायत पत्र देने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई। ग्रैंड न्यूज ने आज पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा को आवेदन दिया। युगनेट चरोदा के रामेश्वर उर्फ नानी और दुर्ग कृष्णा विजन के अशोक शर्मा ने फाइबर केबल तार और उपकरण की चोरी कर ली है, जिससे दुर्ग चरोदा रिसाली तक प्रसारण बाधित हुआ है। ग्रैंड एशियन, फॉक्सटेल, हैथवे, सीबीएन व ग्रैंड विजन साथ ही साथ इंटरनेट के फाइबर केबल तार को काटकर लाखों रुपए के उपकरणों की चोरी युगनेट के संचालक रामेश्वर उर्फ नानी चरोदा निवासी व कृष्णा विजन के अशोक शर्मा बोरसी निवासी के द्वारा बीती रात 10:30 बजे के आसपास काट कर की गई। इस कृत्य से हमारे द्वारा प्रसारित समाचार व विविध कार्यक्रम लाखों घरों में पहुंच नहीं पा रहा, जिससे ग्रैंड न्यूज, ग्रैंड एशियन न्यूज को हमारे ग्राहकों को देखने सुनने में काफी दिक्कतें आ रही है। इस कुत्सित कार्य से जहां हमें लाखों रुपए की आर्थिक हानि हुई, वहीं इससे हमारी छवि भी धूमिल हुई है। हम पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं। ग्रैंड विजन की पत्रकारिता शासन व प्रशासन की योजनाओं को पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत करने का रहा है। केवल केबल तार को काटा ही नहीं गया, बल्कि लाखों रुपए के उपकरणों की चोरी भी की गई है। सभी थानों में शिकायत के बाद भी अशोक शर्मा के द्वारा केबल को काटने और प्रसारण को बाधित करने का कार्य अभी भी किया जा रहा है और गुरुवार के दिन भी केबल की कटिंग की गई है। इससे यह लग रहा है कि आरोपियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है। यहाँ यह बताना भी लाजमी है कि आपराधिक सोच के तहत यह कार्य किया जा रहा है। इस दुस्साहस भरे कृत्य को अंजाम देने वालों के विरुद्ध जांच कर न्याय दिलाने की मांग एसएसपी बद्रीनारायण मीणा से ज्ञापन के माध्यम से की गई। इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सभी जो मामले दर्ज किए गए हैं वो अभी विवेचना में है और विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। अनुष्ठा रेसिडेंसी जुनवानी खमरिया रोड में श्री लक्ष्मी नारायण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रारंभ शुक्रवार 18 फरवरी से श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ ज्ञान से किया जाएगा। मंदिर में 21 फरवरी को श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिले भर के 2000 गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। अनुष्ठा रेसिडेंसी के राघवेंद्र दास वैष्णव ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ शुक्रवार 18 फरवरी से होगा। प्रथम दिवस कलश यात्रा, पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, कलश यात्रा, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के तहत गोकर्ण कथा, भागवत महत्तम व आरती के बाद विश्राम प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। द्वितीय दिवस 19 को परीक्षित सुखदेव जी का अवतार, महाभारत प्रसंग व आरती प्रातः 7 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक। तृतीय दिवस बराह अवतार, कपिल उपदेश, ध्रुव चरित्र। चतुर्थ दिवस जड़ भरत चरित्र, अजामिल प्रहलाद चरित्र व नृसिंह अवतरण व प्रवचन। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पीठाधीश्वर श्री दूधाधारी मठ एवं श्री शिवरी नारायण मठ के राजश्री डॉक्टर महंत राम सुंदर दास के सानिध्य में श्री राधे निकुंज आश्रम जंजगिरी भिलाई 3 के नारायण वैष्णव करेंगे। पंचम दिवस गजेंद्र मोक्ष, वापन चरित्र एवं राम कथा। षष्ठी दिवस कृष्ण जन्मोत्सव, बाल लीला, माखन चोरी व गोवर्धन पूजा। सप्तम दिवस महाराज कंसवध, द्वारिका निर्माण, रुक्मणी विवाह उत्सव। अष्टम दिवस भगवान के अन्य विवाह, सुदामा चरित्र, भागवत कथा सार एवं परीक्षित मोक्ष व नवमी को गीता पाठ, तुलसी वर्षा, पुण्यहुति, सहस्त्रधारा के पश्चात महाआरती व भंडारा होगा। प्रवचन प्रत्येक दिवस दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। श्री वैष्णव ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 18 फरवरी से अनवरत जारी रहेगा। द्वितीय दिवस वेदी पूजन यज्ञ आरंभ, ब्राह्मण वर्ण पुण्यवाचन। तृतीय दिवस वेदी पूजन, मूर्तियों का अधिवास, चारों वेदों की पूजा, वेदों का पाठ, शय्याधिवार। चतुर्थ दिवस श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रतिष्ठा व महाआरती व पंचम दिवस मंदिर की चतुर्थी, मंदिर की पुण्यहुति, सहस्त्रधारा के पश्चात महाभोग व आरती तथा विश्राम। यह कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से 2 बजे तक आयोजित है।
हरे कृष्णा। हमारे रेसिडेंसी अनुष्ठा रेसिडेंसी में जो जुनवानी में है, वहाँ पे हमारे यहाँ इस विशाल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है 18 फरवरी से 26 फरवरी तक। इस बीच में हमने भागवत का भी आयोजन किया है, जहाँ पे भागवत का महापुराण कथा सुनाया जाएगा, जो नारायण वैष्णव जी की तरफ से होगा। कथावाचक नारायण वैष्णव जी हैं और हमारे गुरुदेव डॉक्टर राम सुंदर दास महाराज, डॉक्टर महंत राम सुंदर दास जी भी उपस्थित रहेंगे इस भव्य कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए और अपनी उपस्थिति बनाने के लिए। चीज़ों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, कौन से भगवान की? इस मंदिर में हम लक्ष्मी नारायण जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। लगभग कितने लोगों की आने की उम्मीद है? हमें उम्मीद तो सबकी ही आने की है इस शहर में, लेकिन हम फिर भी 2000 से 3000 से ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं और हम चाहते कि इससे भी ज़्यादा लोग आए, अपना इस चीज़ को अनुभव करें, इस मूर्ति को देखें। हम दिल से चाहते कि आए, योगदान दे, उपस्थिति दे। लास्ट समापन के दिन क्या क्या किस तरीके से आयोजन में किया जाएगा? आखिरी समापन होगा भागवत में, भागवत के साथ आखिरी समापन होगा इस कार्यक्रम का, जो कि 26 फरवरी को होगा। उस कार्यक्रम में हम जो भागवत में आखिरी महाआरती होती है, उससे हम इसे लास्ट दिन किस प्रकार से क्या क्या आयोजन बना रहेगा? लास्ट दिन हम भागवत से इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, जो कि 26 फरवरी को रहेगा। उस दिन हम यहाँ पे महाभंडारा का आयोजन किया हुआ है और महाआरती की आयोजन की हुई है भागवत के लिए। उससे हम इस कार्यक्रम को समझ पाएंगे। ये जो हम श्रद्धालुगण जो देख रहे होंगे, जो आप बता रहे हैं, तो ये स्थान कहाँ पे है? आप मंदिर की बात? जी जी। ये मंदिर का स्थान है अनुष्ठा रेसिडेंसी में, जुनवानी रोड में है। एक कॉलोनी के अंदर इस मंदिर को बनाया गया है। बहुत भव्य मंदिर है और बहुत सुंदर है, कॉलोनी के अंदर है। इस ग्रैंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को निमंत्रण देना चाहती हूँ। मैं अनुमति चाहती हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित रहें, इस भव्य कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दें और इसे देखें इतना सुंदर कैसा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए, जो मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, यहाँ आके अपनी उपस्थिति दे के हमें आशीर्वाद दे और भगवान का आशीर्वाद लें। आपका शुभ नाम? ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पिंक गश्त बनाई गई थी, जिन्हें समय समय पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गश्त करना था। लेकिन अब यह टीम कहीं नजर नहीं आ रही, जिससे यह लगने लगा है कि महिलाओं के खिलाफ घटनाओं में कमी आई है, पर ऐसा हुआ नहीं है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा का यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। महिलाओं से हो रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए भिलाई में पिंक गश्त की एक नई पहल शुरू की थी। इसमें 140 से अधिक महिला पुलिसकर्मी शामिल थी। यह प्रदेश का पहला पिंक गश्त था। पुलिस की महिला सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई यह पहल महिलाओं से संबंधित अपराध, लूट, छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसे मामलों में कमी लाने के लिए की गई थी। महिला पुलिस की पिंक टीम रात में गश्त करेगी। पिंक गश्त के लिए दुर्ग भिलाई शहर में 130 महिला पुलिसकर्मी, 11 से अधिक स्थानों को चिन्हित कर पॉइंट बनाया गया है। पिंक टीम द्वारा 11 से अधिक ऐसे स्थान जहां शाम को अधिक भीड़ होती है को चिन्हित किया गया था, जहां पर टीम शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक गश्त करेगी। वहां पर फ्लैक्स, पैम्पलेट, सेल्फी स्टैंड आदि रखे गए हैं। इसके अलावा वहां आने वाली महिलाओं और युवतियों को पिंक टीम की तरफ से खास तोहफा सुरक्षा की चाबी दी जानी थी, जिसमें पुलिस हेल्पलाइन, रक्षा टीम और महिला थाने के नंबर लिखे हुए हैं। इसके साथ ही टीम को पिंक बैच और रिस्ट बैंड दिए जाने थे। कुछ दिनों तक चला यह अभियान अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वैलेंटाइन डे को यह टीम शहर में कहीं दिखाई नहीं दी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने कहा कि 1 मार्च को भोले बाबा के भव्य रूप से बारात निकाली जाएगी। इस बारात में प्रदेशवासियों को शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस बार बारात गोल्डन बुक ऑफ में दर्ज कराने के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि 1 मार्च को बोलबम एवं कल्याण समिति द्वारा आयोजित बाबा भोले की भव्य बारात भिलाई के हथखोद से निकाली जाएगी। यह बाबा की बारात का 14वां वर्ष है। इस बार बारात में छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, केरल एवं उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।
बारात में अलग अलग प्रदेश से आए झांकी बेहद ही खास रहेगी। बारात के दिन हथखोज के मंदिर से पूजा पाठ होने के बाद बाबा भोले की बारात निकाली जाएगी। वहीं बाबा की बारात में शामिल होने अतिथियों पर दया सिंह ने बताया कि इस बार बाबा की बारात में अब तक 31,000 कार्ड वितरण हो चुका है। सभी लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना काल में नियम का पालन करते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। बाबा भोलेनाथ जी के बारात खुर्ची पार भिलाई में ये 14वां वर्ष है, तो आप सब बाबा की बारात में सम्मिलित हो। इस बार केरल प्रदेश की झांकियां, आंध्र प्रदेश की झांकियां, यूपी का अखाड़ा एवं पंजाब का भांगड़ा भी देखने मिलेगा। बस्तर की नाचा अलग और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की 108 झांकियां। 4 से 5 हजार आपको रावण और रावण विभीषण भूत ये आपको नजर आएंगे। तो आप आए, बाबा की बारात में सम्मिलित हो, महाभंडारे का आनंद ले और हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाला कोई है तो हर हर महादेव है। तो आए और आप सब बाबा के इस बारात में सम्मिलित हो। हर हर महादेव। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता के तहत चल रही नगर पालिक निगम रिसाली में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी सहभागिता दिए। प्रतियोगिता में पेंटिंग और कलाकृति का निर्माण किया गया। रिसाली निगम द्वारा क्षेत्र में आजीविका मिशन द्वारा अलग अलग दिन में MIC सदस्य ईश्वरी साहू और अनूप डे के निर्देशन में विविध प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। चित्रकला, निबंध लिखो, भाषण व रंगोली प्रतियोगिता प्रमुख है।
जिसका अवलोकन महापौर, सभापति, MIC सदस्य व पार्षदों द्वारा किया गया। प्रथम आए कलाकारों को विशेष कार्यक्रम कर सम्मानित करने की घोषणा भी की गई। लेकर रंगोली प्रतियोगिता हो चुकी है। वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता 15 तारीख को है। दीवार पेंटिंग है। इस प्रकार से और समूहों के बीच भी एक प्रतियोगिता है कि कौन कितना अच्छा प्रचार प्रसार डोर टू डोर कलेक्शन के संदर्भ में जागरूक करता है, प्लास्टिक बैन के ऊपर जागरूकता लाते हैं। समूहों के बीच भी एक प्रतियोगिता चल रही है। रंगोली प्रतियोगिता जो आज स्वच्छ सर्वेक्षण हमारा जो अभियान चल रहा है रिसाली नगर निगम में, ये बहुत ही सराहनीय काम इन लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और हम लोगों का ये 5वां 6वां दिन है आज। तो हम लोग कंटिन्यू वार्डों में भी जाके सफाई का चल रहा है, जितने भी अभियान हो रहे हैं। और हमारे सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं और हमारे लोग भी लगे हुए हैं, हमारे वार्ड के लोग भी लग रहे हैं और साथ में छोटे बच्चे भी इस बात में बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग कर रहे हैं। और रंगोली प्रतियोगिता जो आज हमारे को क्या है, जो बहुत सुंदर और बहुत ही सीखने लायक चीज़ है जो इन्होंने बनाया है। मैं इनको बहुत बहुत इनका आभारी हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें इन लोगों ने आज बताया, सीखने को मिला इनसे। और ये अभियान चलता रहेगा और लोगों को बस यही एक विनती है कि लोग अपने आसपास और अपने घर को साफ सुथरा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको अवेयरनेस ज़्यादा लोगों को इसके लिए समझाएं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और मौसम में आई नरमी से ठंडक काफी बढ़ गई है, जिससे लोग एक बार फिर से स्वेटर और जैकेट में नजर आ रहे हैं। नज़ारा यह है कि शाम के 4 बजे ही लोगों को रात जैसा एहसास होने लगा है। यहाँ तक कि लोगों को अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज़ की संवाददाता वीना दुबे ने आने जाने वाले लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने मौसम को लेकर अपने अनुभव को ग्रैंड न्यूज़ से साझा किया। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और मौसम में एक बार फिर ठंडक देखने को मिल रही है। इस वक्त हम दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर खड़े हुए हैं, जहां का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बादल बिल्कुल काले हो चुके हैं और एकदम कोहरा छाया हुआ है, जहां पर लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट को जला करके आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। मौसम को लेकर के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम में बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम को लेकर के हमने यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की। आइए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने मौसम को लेकर के किस तरह की जानकारियाँ दी हैं। जी, मौसम को लेकर के हमने शिवनाथ नदी तट से गुजरने वाले लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं मौसम को लेकर के उन्होंने क्या कहा। सर बताएंगे, मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी धुंध छा गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले बात है इस टाइम को लग रहा है अभी शाम होने लग रहा है, अभी शाम होने का बहुत टाइम बाकी है, लेकिन मौसम इतना बिगड़, ठंड भी है, हवा भी बहुत दे रही है, लेकिन मौसम इतना सुधार नहीं सक रहा है। जैसे ठंड ज़्यादा, गर्मी मैंने गर्मी 2 दिन पहले से आज पूरा ठंड लग रहा है। हेडलाइट जला के गाड़ी चलाने पर है, ऐसा मौसम का पोजीशन हो गया। मौसम को लेकर के हमने कुछ लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है मौसम को लेकर के। जी सर बताएंगे, आज अचानक से मौसम में बहुत बदलाव हो गया है। दिन के समय रात का एहसास हो रहा है हमको, यहाँ तक कि हमको अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। ऐसा मौसम हुआ है। कल से जो बारिश हो रही है, कल से जो रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? बस वही है, हम तो इसका मजा ले रहे हैं बारिश का। मैं बोलना चाहता हूँ कि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ठंड चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि दिसंबर का महीना है, सुबह 7 बजे है, ऐसा लग रहा है। किस तरह से जैसे धुंध छाई हुई है, यहाँ पर ठंड का एहसास कैसा? यहाँ बहुत ठंड लग रहा है और कोहरा छाया हुआ है। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के किनारे मौजूद लोगों से बातचीत की, जहां पर लोगों ने अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया और बताया कि मौसम ने किस तरह से करवट बदली है, किस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव के कारण मौसम काफ़ी ठंडक बढ़ चुकी है और लोग जो है दिन के समय भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जला करके अपने आगे का रास्ता तय करने के लिए मजबूर है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ घंटों में एक बार फिर झमाझम बारिश होगी और मौसम जो है वो फिर से ठंडा हो जाएगा। इसलिए शिवनाथ नदी के किनारे भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे नदी में आने वाले तूफान और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को रोका जा सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे। दुर्ग नगर पालिक निगम के शहर को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए शहर के प्रमुख लोगों को जोड़ने के मुहिम के तहत नगर के 2 प्रतिष्ठित जनों को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
नगर निगम की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत दुर्ग निगम क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता एम्बेसडर बनाया गया है। इससे आम जनता को स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे एवं पूरे शहर को सफाई रैंकिंग में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसी कड़ी में दुर्ग निगम क्षेत्र के निवासी शिक्षित चंद्राकर एवं वरिष्ठ व्यापारी मनीष पारक स्वच्छता एम्बेसडर बनाया गया है। अपने मकसद के बारे में इन्होंने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। तो हमें जी सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो न्यूज़ देख रहे हैं उन सब भाई और बहनों को मेरा जोहार। और सबसे पहले तो मैं वोरा जी, माननीय विधायक जी और माननीय महापौर धीरज बाकलीवाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये जिम्मेदारी दी है। और स्वच्छता अभियान के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसमें हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि संगठन के माध्यम से ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से जितनी जागरूकता फैलाई जा सके फैलाई जाए। कुछ छोटे मोटे इवेंट्स अभी हमने प्लान किए हैं। अब कल ही जिम्मेदारी मिली है तो इसकी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और उसमें अभी हमारे संगठन का विस्तार भी हुआ है, तो हमारे जो स्टेट लीडर्स हैं, जो अपॉइंटेड स्टेट लीडर्स हैं प्रोफेशनल कांग्रेस के, उनको भी इस जिम्मेदारी से वाकिफ़ कराया जाएगा और उनका भी यूज़ किया जाएगा। आने वाले समय में आपको काफ़ी कुछ देखने मिलेगा। दुर्ग नगर निगम के लिए जो मुझे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उसके लिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम दुर्ग नगर निगम में कैसे हम पूरा स्वच्छ कर सकें, कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकें, जो गंदगी है उसको कैसे उठा सकें। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ ये होती है कि मलमा बहुत जगह होता है, तो उसके लिए अभी एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है नगर निगम में, तो मलमा उठे। इसके अलावा हम जो डोर टू डोर गीला और सूखा कचरा जो उठा रहे हैं वो हम उसको बहुत अच्छे से करें और नागरिकों से यही अपील करेंगे कि वो अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ बनाएं, क्योंकि हर नागरिक जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो अपने आप पूरा शहर स्वच्छ हो जाएगा। तो हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, जिससे वो पूरा शहर स्वच्छ हो सकता है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम दुर्ग को नंबर 1 पे लाएं स्वच्छता पे, और ये हम लोग सभी लोग मिलके बहुत अच्छे से कर लेंगे, पूरी उम्मीद है। और हम पूरे नागरिकों से हम सपोर्ट चाहेंगे कि हम लोग इस काम को बहुत अच्छे से पूरा कर सकें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रसमड़ा बोरई क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए उद्योग विभाग की ओर से भूखंड आवंटित किया गया था, जहां बड़े व लघु उद्योग संचालित हो रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का गृह ग्राम होने के बावजूद भी यह क्षेत्र आज भी उपेक्षित और शोषित है। प्रदूषण की वजह से आम वर्ग के लोगों का जीना कठिन हो गया है। जब ग्रैंड न्यूज़ ने महाप्रबंधन उद्योग से इस विषय में बात करनी चाहिए तो उन्होंने चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित की गई हैवी इंडस्ट्रियल दुर्ग जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बोरई रसमड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रायपुर स्टील एंड पावर लिमिटेड, जयश्री ऑयल मिल, बालाजी इंडस्ट्रीज जैसे 5 से 7 हैवी इंडस्ट्री हैं, तो वहीं लघु व मध्यम स्तर के 100 से भी ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर संचालित हैं, जिसका सालाना औसतन टर्नओवर लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा है। यह जिले के राजस्व को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। जिले में रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा संसाधन भी है। यहाँ पर सभी इंडस्ट्रीज के लिए भूखंड आवंटन से लेकर मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी, कच्चा माल की उपलब्धता के लिए बेहतर रोड कनेक्टिविटी के साथ क्षेत्र को विकसित करने की जिम्मेदारी भी CSIDC की है। यहाँ पर ट्रकों की पार्किंग व प्रदूषण को लेकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करने से स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया अभिशाप साबित हो रहा है। यहाँ पर स्थापित इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग राज्यों व जिलों में रोजाना औसतन 500 से ज्यादा ट्रकों का आना जाना लगा रहता है, और इन ट्रकों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करने के लिए कोई व्यवस्था CSIDC या इंडस्ट्रीज के द्वारा नहीं की गई है, जिससे यह ट्रक को मुख्य मार्ग पर इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे रोजाना दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके साथ ही ट्रकों की वजह से मुख्य रोड पर लगभग 5 इंच की जमी हुई धूल का गुबार इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला रहता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहा है। बोरई रसमड़ा के ग्रामीणों की शिकायत को लेकर जब ग्रैंड न्यूज ने जिला उद्योग केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक सिमोन इक्का से प्रतिक्रिया लेने पहुंचे तो GM ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। CSIDC से काफ़ी समस्याएं हैं। मेरी भी आगे ही आसपास में फैक्ट्री है, क्रशर से यहाँ रोज़ 2 बार आना जाना होता है मेरा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद इतनी परेशानी हो जाती कि घर वाले नहीं पहचान पाते, घर आ जाते तक धूल इतनी हो जाती है। और
धूल से बात बात ट्रांसपोर्टिंग हैवी गाड़ियाँ इतनी चलती हैं यहाँ पे, और इतना रिस्क बना हुआ है पूरे रोड पे, इतनी धूल कि आदमी, मेरे को लगता है अगर यहाँ रुके तो शायद उसका 10 साल जीवन कम हो जाए। और शासन प्रशासन भी इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, काफ़ी ओरली बोलने के बाद भी। तो इसलिए काफ़ी समस्याएं बढ़ी हुई है, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोगों के माध्यम से बात को रख रहे हैं हम लोग। ये समस्या कब से बनी हुई है? यहाँ से मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। बारिश में तो और तकलीफ़ हो जाती है, और गर्मी में इतनी धूल रहती कि आप बगल वाले को नहीं देख पाते। आँख में धूल कंकड़ बनी हुई रहती, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ये। यहाँ फैक्ट्रियों में जो भी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रकें आती हैं, वो रोड पर ही खड़ी रहती हैं। तो रोड का ये मान के चलिए कि 50% तो ये एक्वायर कर लेते हैं, बाकी का बचा जो 50% उसी में आना और जाना होता है। तो आने वाले भी उसी रोड से जाते हैं और जाने वाले भी उसी रोड से आते हैं। तो इससे एक्सीडेंट की बहुत ही ज़्यादा आशंका रहती है कि कभी भी ये एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने तो एक बार CSIDC में अपने लेटर हेड में, मेरा अभी एक छोटा सा कारखाना है यहाँ पर, तो मैंने CSIDC को भी इस बारे में एक पत्र लिखा कि आप कृपया फैक्ट्री वाले को ये बोलें कि उनके यहाँ की जो गाड़ी आई हुई हैं वो अपने प्रीमाइसिस में रखें, ताकि रोड जो है आने जाने के लिए आपको सुचारू यातायात के लिए उपलब्ध हों। लेकिन और आप ये पीछे भी देख सकते हैं कि क्या स्थिति है रोड की। धूल की कम से कम 3 इंच की परत चढ़ी हुई है, कम से कम 3 इंच की। एक गांव भी जो होता है, गांव, उसमें भी ठीक ठाक स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पर आप स्थिति देखिए कि धूल की कितनी मोटी परत है। उसके अलावा रोड के दोनों साइड ट्रक खड़े हुए हैं, आने वाला भी उसी समस्या से जूझता है और जाने वाला भी उसी समस्या से जूझता है। और जब हमने CSIDC को लेटर लिखा, लेकिन उनका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। सर यहाँ पे पोल्यूशन के चलते, यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, ये यहाँ पे इतना डस्ट आता है कि रोज़ सुबह अगर एक बार आप झाड़ू लगाओ, सुबह लगाओगे तो 1 घंटे बाद सेम ऐसी कंडीशन, फिर आपको पूरा डस्ट रहेगा, अब हाथ काला काला हो जाता है। यहाँ पे तालाब का जो पानी नहाने के लायक नहीं है, क्योंकि डस्ट की वजह से तालाब का पानी नहाने के लायक उपयोग में नहीं है। और रही बात ये ट्रक पार्किंग की, तो सर ट्रक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो इसमें प्रॉपर एक व्यवस्था होना चाहिए ट्रक खड़े करने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके चलते ट्रक कहीं से भी आते हैं और बस्ती के अंदर कहीं पार्क कर देते हैं। और ज़्यादातर लोग जो ड्राइवरिंग लाइन में जुड़े रहते हैं, पीने खाने रहते हैं, इससे महिलाओं के संबंध में भी कई लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत दिक्कत होता है। प्रशासन कोई इसके संबंध में हमने कलेक्टर सर को भी आदेश दिए थे, ज्ञापन दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। यहाँ पे अभी इतनी ट्रक आती है और इतनी धूल धस्त है कि आदमी कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने हो गए। शासन को हमने कितनी बार इसके बारे में बोले हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। यहाँ की एक ये है संस्था है, उनको बोलते बोलते थक गए। उन लोग बोलते हैं कि हमारा नहीं है, वो बोलते हैं हमारा नहीं है। शासन कलेक्टर तक के हमने इनके लिए दिए हैं कागज़। उसके बाद गाँव में प्रदूषण इतना हो गया है कि हम लोग जीना मुश्किल हो गया है, जानवर से भी गए बीते हो गए हैं। कोई शासन प्रशासन हमारे को सुनता ही नहीं है। गृह मंत्री आने के बाद मैंने दिया था उनको, बोला था उनके सामने में, वो बोले फरवरी में हम बताएंगे इसके बारे में करके। यानी कई बार हमने शासन प्रशासन को दिया, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं देता। तो इसके लिए आपने ग्रामीण स्तर पर कुछ प्रयास किया है? किए थे हम लोग, चक्का जाम करने के लिए बोले, लेकिन शासन प्रशासन ने ये कहा कि हम लोग इनका समाधान, हमने कलेक्टर के भी बारे में बोले और जितने भी शासन प्रशासन सबके यहाँ कागज़ दिया हुआ है। प्रदूषण एक दिन आया अधिकारी लोग और देख के चले गए, 2 दिन बंद रहा, उसके बाद फिर वही चालू हो गया। बोले मशीन लगाया है, आज मशीन का भी पता नहीं है। प्रदूषण इतना हो गया है कि हम लोग को जीना मुश्किल हो गया हमारा। क्या दिक्कत होती है यहाँ पे गाँव में? ये हो जाता है, ट्रक में ये हो जाता है कि आदमी एक दूसरे को देख नहीं पाते। इतना दूर दस्त हो जाता है कि आदमी एक दूसरे को देख नहीं चाहते। एक्सीडेंट का कई संभावना है, और शाम को तो हम बिल्कुल घर से निकलना मुश्किल हो गया है, आदमी एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। और दूसरी बात, गांव में हर गली में या कहीं भी जाके देख लीजिए, डस्ट इतना है। हम इंसान तो इंसान, जानवर भी उससे गे बीते हैं, जानवर भी वही हो गए, काला काला दिखते हैं। इस पर क्या समस्या का हल क्या चाहते हैं? इनका समाचार ये करते हैं कि हमको ये है कि डस्ट से हमको ये हो, हम अगर 50 साल जीना चाहते हैं, हो सकता है हम 30-40 साल में ख़त्म हो सकते हैं। टीबी या कई बीमारी हमारे यहाँ है, लेकिन उनका भी कोई समाधान। तालाब जाओगे, तालाब में पकड़ोगे तो पानी पूरा काला काला हो जाता है।
फसल भी है नुकसान, हम किसान हैं, फसल भी हो नहीं पाता है, उसका भी कोई समाधान नहीं है। पानी है, कई चीज़ है, हम उसके लिए देखते हैं, बोलते हैं कई बार शासन प्रशासन, लेकिन हमारा ध्यान नहीं देता। हम यही सोचते हैं कि चलो जैसा जीना है वैसे ही जी रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। विकास और निर्माण के साथ ही कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के लिए राज्य शासन की बाट जोड़ा है, जिससे दुर्ग नगर निगम कर्मचारी काफी परेशान हैं। दुर्ग जिला भाजपा मीडिया प्रवक्ता KS चौहान का कहना है कि लगता है नगर पालिक निगम दुर्ग अब पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ शासन के भरोसे ही नगर निगम को संचालित कर रहे हैं। तभी तो आज 17 फरवरी हो गई और नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को फरवरी माह का 16 दिन निकल जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया। इस संबंध में उच्च अधिकारियों और लेखा शाखा से संपर्क कर जानकारी लेने से पता चला कि नगर निगम दुर्ग के लगभग 1200 अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन देने के लिए निगम के पास पैसा नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रति माह लगभग 3 करोड़ रुपए वेतन भुगतान के लिए आवश्यकता होती है। उक्त बातें दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रवक्ता ने कही और इस संबंध में उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम के महापौर और आयुक्त निगम अधिकारियों कर्मचारियों से निरंतर कार्य ले रहे हैं। उन्हें निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण, सड़क, नाली, पानी, अमृत मिशन के कार्य एवं अन्य विकास कार्यों के लिए लगातार अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाकर कार्य ले रहे हैं। जिन अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा शहर में मूलभूत सुविधाओं व आवश्यकताओं के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करते हैं, ऐसे कर्मचारियों से माह भर कार्य लेने के बाद उन्हें तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है और कह दिया जाता है कि शासन से पैसा नहीं आया है। निगम के महापौर और आयुक्त की जवाबदारी है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों से पूरे माह भर कार्य लेते हैं उनकी चिंता करें, उनके वेतन की व्यवस्था करें। परंतु यह दुर्भाग्य है कि दुर्ग नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी माह भर कार्य करने के बाद वेतन का इंतजार करते रहते हैं। यह दुर्ग नगर निगम ही है कि यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में गजब का धैर्य है। 15 दिन से 1 माह तक वेतन का इंतजार करते हैं और मुंह से उफ भी नहीं निकालते। वहीं चौहान ने कहा कि यहाँ के विधायक और महापौर जब भी चुनाव आता है अपना शहर और प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने में लग जाते हैं, चाहे वह असम चुनाव हो या यूपी चुनाव। अपने निगमों की चिंता छोड़कर वे लोग यूपी चुनाव में मशगूल हैं और यहाँ के कर्मचारी से लेकर जनता तक विकास और अपने वेतन की बाट जो रहे हैं। दुर्ग के नगर निगम के अधिकारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। 15-16 तारीख हो गई और 3 करोड़ इनको लगभग वेतन देना रहता है 1200 अधिकारियों और कर्मचारियों को, लेकिन इनका ध्यान ही नहीं है, दायित्व में इनका ध्यान ही नहीं है। ये लोग समझते हैं कि हमारा काम अगर चापलूसी से चल जाता है तो हमारे को दायित्व और ये बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की बात क्या है। इनका काम चापलूसी से चल जाता है, इनकी डोर किसी के हाथ में है, वो डोर संभालने के लायक नहीं है और इसके हिसाब से वो ये लेट हो रहा है कर्मचारियों का वेतन। दूसरी बात यह है कि ना तो ये ध्यान दे रहे हैं, ये ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अभी ऐसा लगता है कि पूरा काम हो चुका है दुर्ग का या दूसरे नगर निगमों का पूरा काम हो चुका है। बाकी लोग यूपी जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए। अरे पहले आपका काम ये है, आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, यहां पर आपको देखना चाहिए, संभालना चाहिए, उसके बाद आप जाइए। यहां पर 15-16 लोगों को 15-16 तारीख हो गई है, यहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है और आप यूपी जाके अपनी दलगत राजनीति, अपनी चापलूसी कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और नाइंसाफी है कांग्रेस पार्टी की, जिसका हम पुरजोर विरोध कर। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अपने सुंदर स्थापत्य को बिना खोए नई तरह से संवरने जा रहा है JRD स्कूल। मॉडर्न हिंदी मीडियम स्कूल के लिए चल रही तैयारियां, वहीं JRD स्कूल को संवारने की कवायद भी जारी की जा रही है, जिसके लिए जिला कलेक्टर अधिकारियों को निर्देशित कर दिए हैं। GE रोड में स्थित झाड़ूराम देवांगन स्कूल हमेशा से अपने सुंदर स्थापत्य के चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसके एलुमनी पर नजर डालें तो आज देश विदेश में इसके पूर्व छात्र छात्रा अपनी धाक जमाए हुए हैं। 1904 में माउंट एडवर्ड के समय इसे बनाया गया था। 120 साल बाद स्वामी आत्मानंद मॉडल हिंदी मीडियम स्कूल के लिए इसे और बेहतर अधोसंरचना प्रदान करने तथा इसके सुंदर स्थापत्य को खोए बिना इसे फिर से संवारने का कार्य तेजी से किए जाने की कवायद चल रही है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप हर जिले में स्वामी आत्मानंद योजना अंतर्गत एक मॉडल हिंदी स्कूल बनाना है, जो अधोसंरचना और शैक्षणिक स्तर पर हर दृष्टिकोण से बेहतरीन होगा। इसके लिए JRD स्कूल का चयन किया गया है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के ही तर्ज पर जो
ऐतिहासिक या फिर बहुत पुराने और इम्पोर्टेंट स्कूल से उन स्कूलों में भी स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तर्ज पर जिले में JRD स्कूल का चयन किया गया है और एक कार्य योजना अभी बनी है जिसके तहत लगभग 1.5 करोड़ की राशि नगर निगम दुर्ग को जारी की गई है और जिसमें स्कूल का रिनोवेशन होगा। फिलहाल स्कूल के जीर्णोद्धार के हो जाने से पढ़ने वाले बच्चों को एक अच्छा माहौल भी मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।